ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ चर्चाओं की श्रृंखला में एक और विषय पर चर्चा लेकर। और जैसा मैंने कहा कि मैं कुंडली में राजयोगों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजयोग एक एक बहुत अच्छी चीज़ है, जानना चाहिए लोगों को, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी कुंडली में क्या कमी है हम उसको जानें, क्योंकि उद्देश्य हमारा आगे बढ़ना है। तो हम अच्छाइयों को जानकर केवल उछलते कूदते रहें, बहुत खुशियाँ मनाते रहें, उससे अच्छा है कि हम ये जानें कि हमारी कुंडली में क्या कमी है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और उसे दूर करके हम अपने जीवन के समस्याओं को कम कैसे कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, यह करने जा रहा हूँ भाग्य भंग दोष के ऊपर। देखिए, जैसे कुंडली में 12 घर हैं। 12 घरों में हमारा 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 जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारी आयु, हमारा सुख, पारिवारिक सुख, भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख, आध्यात्मिक जगत की यात्रा, भौतिक जगत की यात्रा, संतान, शिक्षा, विवाह, तमाम तरह की चीज़ें हैं। उसमें एक पहलू भाग्य भी है। भाग्य को हम लोग मानते हैं, डेस्टिनी को हम लोग मानते हैं। भाग्य और कर्म का बड़ा अद्भुत संयोग है। जब तक दोनों का अच्छा मिश्रण नहीं होगा, सम्मिश्रण नहीं होगा, जीवन में सफलता बहुत अधिक नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें से अगर एक खराब हो, एक अच्छा हो, तो वैसे ही आदमी हो जाता है जैसे 4 पहिए या 2 पहिए की गाड़ी में एक पहिया पंक्चर हो, तो आपकी स्पीड कैसी होती है? आपका आपका जो अगर एक पहिया पंक्चर हो जाए बाइक में, तो गाड़ी कैसे चलेगी? लड़खड़ाते हुए चलती है और स्लो हो जाती है। ठीक वही स्थिति है कि यदि कुंडली में भाग्यभंग दोष हो गया तो बाकी 1000 राजयोग आपकी कुंडली में है, फिर भी आपकी जो जीवन की जो गति है, जीवन की जो वृद्धि है, वो लड़खड़ाने लगेगी। आप सीधा स्ट्रेट आगे नहीं बढ़ पाएंगे, धीमी गति हो जाएगी वृद्धि की, और लड़खड़ाते हुए होगी, जेग जैग मोशन में होगी, सीधी नहीं हो पाएगी, यानी संघर्ष पूर्ण हो जाएगी। भाग्यभंग दोष अगर हो तो मैं कई बार परामर्श जब लोग लेते हैं और कुंडली में इस तरह का योग रहता है, तो मैं ये बात बोल देता हूँ। हालांकि ये उदाहरण दे रहा हूँ कि व्यक्ति डॉक्टरेट करके रिक्शा वाला हो जाता है, मजदूर हो जाता है। मतलब खटना बहुत, परिश्रम बहुत हम करते हैं और परिणाम हमें बहुत कम मिलता है। हमारे योग्यता के अनुरूप मुझे स्थान नहीं मिलता है। जो मेरी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। जो जितना मैं परिश्रम करता हूँ उसके अनुसार मेरी सैलरी नहीं होगी, और हमारी उसके अनुसार हमारी पदोन्नति नहीं होती। हमको हर जगह जीवन के जितने उत्थान के क्षेत्र हैं वहाँ वहाँ हमें बाधा उत्पन्न हमारे होती है। भाग्यभंग योग हो तो कई बार सुख में भी कमी होती है, जीवन बहुत सुखी नहीं रहता, क्योंकि भाग्य तो हर जगह है। चाहे अच्छी पत्नी हो या अच्छा पति मिलना हो, वहाँ भी भाग्य की आवश्यकता है। अच्छी संतान हो, वहाँ भी भाग्य की आवश्यकता है। अच्छी नौकरी हो, वहाँ भी भाग्य की आवश्यकता है। और अच्छा मकान हो, अच्छा वाहन हो, और होते हुए उसका सुख हो, वहाँ भी भाग्य की आवश्यकता है। तो जब तक सबका कम्बिनेशन नहीं हो, जैसे ये लाइट मेरे सामने जो जल रही है, इसमें एक अच्छा बल्ब, इसमें पावर का कनेक्शन, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, उसका उसका पूरा जो है वो उसका वोल्टेज, जब तक इन सभी का कम्बिनेशन सही नहीं होगा तब तक पूरा प्रकाश नहीं मिलेगा। यही जीवन के साथ है कि जब तक चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो, हमें प्रकाश नहीं मिल पाता, हमारा जीवन बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। भाग्य को हम लोग 9वें घर से देखते हैं। 9वां भाव लग्न। अब पुनः यहाँ पर अब देखिए क्यों मैं चंद्र कुंडली को महत्व नहीं देता हूँ उतना अधिक। यहाँ भी भाग्य है, चंद्र राशि से नहीं देखा जाता। भाग्य जो है आपके 9वां भाव को आपके लग्न से देखा जाता है कि लग्न से 9वां भाव का स्वामी कौन सा है, कौन सा ग्रह है, कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति क्या है, 9वां भाव पर किन ग्रहों की स्थितियाँ हैं। 9वां भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाएगा तो भाग्यभंग दोष होगा। 9वां भाव का स्वामी 12वें से अधिक नुकसान दूसरे भाव में देता है, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ से वह खड़ाष्टक योग बनाता है। तो और पंचम, नवम का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठता है तो भी बहुत सुख नहीं देता। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि कुंडली का विश्लेषण आप अच्छे से कराएं और देखें कि आपका 9वां भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। कई बार हमारे पास कुंडली आती है और ऐसा देखने में आता है कि 9वां भाव का स्वामी बहुत अच्छी कंडीशन में है और सेकेंड हाउस में जाकर के बैठा है, अपनी राशि पर बैठा है, फिर भी आपको उसका परिणाम नहीं, या उच्च का बैठा है फिर भी आपको उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वह अपने से 6ठे, 8वें का संबंध बनाने लगता है। तो भाग्य ही आपके लिए हानि का कारक हो जाती है। अर्थात जहां जहां भाग्य पर आप भरोसा करेंगे सिर्फ वहां आपको गड्ढा मिलेगा, वहां आपको स्मूथ रोड नहीं मिलेगी।
ऐसी स्थिति में लग्नेश यदि अच्छा हो तो केवल आपको परिश्रम का परिणाम मिलेगा, और बौद्धिक क्षमता अच्छी हो, पंचमेश अच्छा हो तो बुद्धि और शरीर के बल पर किए हुए कामों का परिणाम मिलेगा। भाग्य भरोसे किए हुए कामों का कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा देखने में आता है, विशेष करके जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, विदेशों में बहुत जगह लॉटरी जो है वह वैलिड है, बहुत लोग लॉटरी वगैरह लेते हैं। आप मान के चलिए कि भाग्येश अच्छा नहीं होगा तो आपको लॉटरी, शेयर, सट्टा से कभी लाभ नहीं होगा। और कभी कभी अगर नवम भाव पर राहु का इन्फ्लुएंस हो गया तो यह इतना खतरनाक है, क्योंकि राहु की जो टेंडेंसी है वह उठा के मारने वाली है। यानी पहले आपको राइज देगा, उसके बाद ऐसा पटकेगा कि फिर आप उठ नहीं पाएंगे, और वो जो है वह ल्यूक्रेटिव चीज़ें देता है, आकर्षित करता है पहले। तो ऐसे लोगों को जिनका लग्नेश के नवमेश के साथ कहीं राहु का प्रभाव हो, राहु के नक्षत्र में हो, राहु के द्वारा कहीं भी नवम भाव अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ऐसे लोगों को इस तरह के काम, जहां भाग्य का काम हो, वहां शुरू में सफलता निश्चित मिलती है। तो एक दो सफलता मिल जाती है, उनको लगता है कि बस अब सफलता मिलती रहेगी, और उसके बाद जैसे ही कोई बड़ा दांव खेलते हैं वहां पर उनको बहुत अधिक हानि हो जाती है। तो आपको नवमेश की स्थिति को समझना पड़ेगा कि अपनी कुंडली में, मेरी कुंडली में भाग्यभंग दोष तो नहीं बन रहा। भाग्येश की युति अष्टमेश या छठे भाव के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नवमेश खराब होता है वह अष्टम और द्वितीय भाव में होता है। द्वादश और छठे में उतना नहीं खराब होता जितना कि यह अष्टम और दूसरे भाव में खराब हो जाता है। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मेरा जो है भाग्येश किस स्थिति में है, कहीं वह अष्टमेश के साथ युति में तो नहीं है, द्वितीयेश के साथ युति में तो नहीं है, द्वादशेश के साथ युति में तो नहीं है, उसके नक्षत्र में तो नहीं है। भाग्य स्थान पर अष्टम का स्वामी और अष्टमेश और भाग्येश अष्टम में, ये बहुत खराब योग है। तो इसको समझिए कि इस तरह से हम लोग इसको एक दुर्योग कहते हैं कि भाग्येश अष्टम में बैठ जाए और अष्टमेश भाग्य स्थान पर बैठ जाए, तो बहुत बुरा योग है। तो इसी प्रकार कुंडली में बहुत तरह के योग बनते हैं, उसमें से भाग्य एक बहुत प्रमुख स्थान है, और इसमें हमें जानना चाहिए कि भाग्येश की हमारी कुंडली में क्या स्थिति है। और यही अगर भाग्येश लग्न पर बैठ जाए, भाग्येश पंचम में बैठ जाए, लग्नेश भाग्य पर बैठ जाए, तो अद्भुत राजयोग भी होता है। व्यक्ति जीवन पर्यंत, दुख तो कुछ न कुछ आएगा अलग अलग सेक्शन में, क्योंकि पृथ्वी जो है वह दुखालय है, यहाँ पर आपको दुख अवश्य मिलेगा, लेकिन फिर भी वह जीवन में कैरियर के मामले में और बड़ा भाग्यशाली होता है, कुछ न कुछ जीवन में बहुत अच्छा कर जाता है। तो भाग्येश को आपको जानना चाहिए, उसकी क्या स्थिति है अपनी कुंडली में, ठीक है, खराब है, कम खराब है, स्वयं के प्रयासों से आप उसे ठीक कर सकते हैं, दान से उसको ठीक कर सकते हैं, अपने कर्मों से तो बहुत सी चीज़ों को बदला जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और बहुत अधिक खराब है तो उसकी वैदिक शांति, विधिवत शांति कराकर उसको काफ़ी हद तक सप्रेस किया जा सकता है। दूसरे ये भी समझना होगा कि वह किस चीज़ को गवर्न कर रहा है, और उससे संबंधित जो काम है उससे बचना चाहिए। कई बार लोग भाग्येश से संबंधित काम को कर लेते हैं, कई लोग भाग्येश का रत्न पहन लेते हैं बिना देखे कि भाग्येश की स्थिति क्या है। तो यदि भाग्येश की स्थिति खराब है तो उससे संबंधित जेम्स या कोई उसका रत्न कभी मत पहनिए। जैसे कि चाहे कोई भी ग्रह हो, आपका बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु, कोई भी ग्रह यदि आपका वो भाग्येश है, क्षमा करिएगा राहु केतु नहीं, बाकी ग्रहों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस स्थिति में उसका यदि वो भाग्यभंग योग बना रहा है, दूषित है, वक्री है, अस्तगत है, तो उस स्थिति में आप उसके रत्न को पहनने से बचिए, विशेष करके यदि वह अष्टम और दूसरे भाव में जा रहा है तो, या अपनी नीच राशि में जा रहा है तो यह था थोड़ा भाग्येश के ऊपर चर्चा का मेरा प्रयास। एक एक करके कुंडलियों के अलग अलग भावों का क्या है महत्व, और जीवन में किस प्रकार का उसका होता है परिणाम, किस प्रकार से वो देते हैं परिणाम, कैसे उसको ठीक करें, इनके ऊपर चर्चा करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।